राइस छत्तीसगढ़ के इस मंच पर हम बात कर रहे हैं उभरते हुए छत्तीसगढ़ की। हमने उन तमाम शख्सियतों से बातचीत की है जो छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दे रहे हैं, जो समाज में अपनी एक अलग पैठ बनाए हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में हो। और अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि से बातचीत करने की। हमारे साथ में अब इस मंच पर होंगे खास मेहमान, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू जी। 1998 से वो विधानसभा के लिए चुने गए विभाजित मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद से सफर लगातार कारवा बढ़ता गया और उसके पहले भी सामाजिक तौर पर वो लगातार सक्रिय रहे। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक सैनिक के रूप में लंबे समय से, लगभग 4 दशक से ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मैं सादर सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताम्रध्वज साहू जी को। मिनिस्टर गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, इतनी सारी जिम्मेदारियां। 2014 में देश में एक सीट ऐसी जिसे ताम्रध्वज साहू ने जीता। जब बीजेपी की लहर चल रही थी तो छत्तीसगढ़ से एक नाम काफी चर्चा में, और अब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो एक बड़ा पोर्टफोलियो और बड़ी जिम्मेदारी ताम्रध्वज साहू को। मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे आए और मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत करें। लोकसभा में सांसद रहे, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अब कृषि का भी प्रभार इन्हें मिला है। खेती किसानी के बीच में पले बढ़े। खास तौर पर छत्तीसगढ़ में जब राम का जिक्र होता है तो जिक्र इस बात का भी कि राम के लिए कितने काज किए गए, इसकी कथा भी बखूबी समझते और बताते हैं ताम्रध्वज साहू जी। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं उसके लिए बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी रसिका पांडे को। सो मच तृप्ति, मैं चाहूंगी आप भी मुझे ज्वाइन करें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राइज छत्तीसगढ़ में। थैंक यू सो मच सर। सर, बीते दिन आपका जन्मदिन भी था, उसकी ढेर सारी बधाई आपको। बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, महानदी में काफी पानी बह गया और राजनीति में आपको लगभग 5 दशक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उससे ज्यादा का भी वक्त हो सकता है, और अभी हाल ही में आपका जन्मदिन। आपको तो पहले शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि अब आप 75 के हो गए हैं और हमारा टारगेट भी अब 75 का है। तो सबसे पहले यही बताइएगा कि ये 75 साल अपने जीवन के, और अब जो 75 का टारगेट है उसको लेकर बताइए कि क्या विजन आपका है अतीत से लेकर भविष्य तक। उम्र के 74 वर्ष पूरे हो गए हैं और जनता के आशीर्वाद से ये 74 वर्ष बहुत अच्छे मेरे गुजरे हैं। जनता का आशीर्वाद खूब मुझे मिला है, बहुत प्यार, बहुत स्नेह जनता से प्राप्त हुआ है। इस साल सामने चुनाव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 71 हैं, 75 पार से हमारी शुरुआत होनी है। तो उन्होंने नारा दिया, मेरे जन्मदिन के दिन मेरे घर में आए, मुझे दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मिलने। और वहाँ उनने ये बात कहा है कि 75 वर्ष के हैं भैया, तो 75 से ही शुरुआत। तो निश्चित तौर पर इस बार अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोगों की तैयारी 75 पार करने की है और वो हम लोग करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर जितनी योजनाएं बनी हैं छत्तीसगढ़ में, और लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, 3-4 महीना बचा है। वैसे लोग तो कहते हैं 5 साल की बात, पर मैं कहता हूँ 3.5 साल। कारण है 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल हमारी अवधि बीतने वाली है, पर 1.5 साल कोरोना काल में पूरा काम बंद था। हर प्रकार से सरकार का भी पूरा काम बंद था। तो जितना कुछ भी हम सब कर पाए हैं वो मात्र 3.5 साल की उपलब्धियां हैं। अगर पूरा 5 साल हमें मिला होता तो शायद इससे हम और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग और भी बहुत कुछ अच्छा कर पाए होते, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। तो निश्चित तौर पर हम 75 पार आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। सर, 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही, 2018 में आपकी सरकार बनी
और उसके बाद एक जब घोषणा पत्र 2018 का आया, जनता ने भरोसा जताया, तो 2023 के घोषणा पत्र में सर क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार जनता के लिए? देखिए 2018 में उसके पहले हमारी सरकार नहीं थी, 15 साल बीजेपी की सरकार थी। घोषणा पत्र हमारा बना 18 का और सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। इस प्रदेश में लगातार रोजाना धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, घेराव, काफ़ी प्रयास उनका रहा है और सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। घोषणा पत्र हमारी बनी। 15 साल के सरकार में उनके जो कुशासन रहे, भ्रष्टाचार रहा, गलत नीतियां रहीं, असंतोष रहा, उसके कारण 15 साल की सरकार में वो 15 में सिमट कर रह गए और हम लोग हमारे घोषणा पत्र को आम जनता ने स्वीकार किया और हम लोगों की सरकार बनी। रही सवाल 2023 की, तो 2023 का चुनाव अभी समय है। घोषणा पत्र इन मौके में हम लोग प्रचारित करेंगे और वो भी धमाकेदार होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मतलब धमाका अभी बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, अभी हाल ही में कैबिनेट रिशफल हुआ, कुछ प्रभार बदले गए, कुछ अतिरिक्त प्रभार दिए गए, आपको कृषि विभाग का जिम्मा मिला और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि धान राजनीति का एक बड़ा मुद्दा जो तय करता है कि वोट किधर जाएंगे, किधर सत्ता पलटेगी। लेकिन इससे परे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो खेती किसानी के लिए, किसानों के लिए योजनाएं बनाई गई, उसका असर कितना हुआ है? आप बेमेतरा से आते हैं, वहाँ भी बड़ी संख्या में किसान हैं, कितना असर हुआ है किसानों के बीच में? देखिए, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है और हमारी सरकार के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास बढ़ा है। कारण मैं शुरुआत से अगर कहूँ, जिस समय हमारा घोषणा पत्र बना तो उसमें घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा कि हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे और किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। बहुत सारे बिंदु थे पर मूल रूप से किसानों के लिए 2 बिंदु था। किसानों ने हमारी बात पर विश्वास किया। इसके पहले जो सरकार थी, किसानों को 300 रुपये बोनस देने की बात उन्होंने कही थी। पहले साल चुनाव के समय उन्होंने 300 रुपये बोनस दिया, बीच में 3 साल बोनस नहीं दिया। हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं 1 साल बोनस, 3 साल कोनस। तो उसके बाद फिर वो बोनस उन्होंने दिया नहीं और इसलिए जब हम लोगों ने कहा और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब यहाँ आए थे रायपुर और उन्होंने आम सभा में कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 10 दिन के अंदर सरकार बनने पर किसान के कर्जे माफ़ करेंगे। इसके पहले केंद्र में भी कहा गया था कर्जे माफ़ करेंगे, राज्य सरकार ने भी कहा था, किसी ने कर्जा माफ़ नहीं किया था। बोनस की बात भी किसी ने कहने के बाद भी विपक्षी सरकारों ने नहीं कही थी। हमारी सरकार बनी, जनता ने विश्वास किया और 10 दिन का हमारे लिए हमारे नेता ने समय दिया था, पर 10 दिन हम लोगों ने इंतजार नहीं किया। शपथ ग्रहण हम लोगों ने किया, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने, टी.एस. सिंहदेव ने और मैंने, हम तीनों ने शपथ ग्रहण किया। नेता राहुल गांधी जी को छोड़ने हम लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से चाहते तो 15 साल बाद हमारी सरकार बनी, हम मंत्री बने, जश्न मनाते, खुशियों में डूबते, पर हम लोगों ने ये काम नहीं किया। एयरपोर्ट से सीधा मंत्रालय गए और मंत्रालय में पहला प्रस्ताव हम लोगों ने कैबिनेट की तीनों ने पारित किया, किसानों के कर्जा माफ़ी का, और उसमें हस्ताक्षर किया। 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने किसानों के कर्जा माफ़ी में हस्ताक्षर किया। 10 दिन का समय था। एक बड़ा चीज़, 2500 में धान खरीदी की बात थी, हम धान खरीद रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं कि एक साल चुनाव में फिर अगले साल, ये नहीं। शुरू साल से हम 19 से 19 से धान खरीदते आ रहे हैं, लगातार हम धान खरीद रहे हैं। कर्जा हम लोगों ने माफ़ कर दिया। देखिए, किसानों के लिए हमारी जितनी योजनाएं बनी हैं किसान आधारित है, किसान किसानी। देखिए, बिजली बिल हम लोगों ने आधा किया, तो सर्वाधिक किसान हमारे छत्तीसगढ़ में है। बिजली बिल कर्जा माफ़ी का फ़ायदा मिला, धान खरीदी का फ़ायदा मिला, बिजली बिल हमने हाफ किया उसका फ़ायदा मिला, तो सारा सिंचाई कर माफ़ करने की बात हमने कही, उसका फ़ायदा। तो हमारे किसानों को सर्वाधिक लाभ हमारी योजनाओं का हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुसार मिल रहा है।
सर, सरकार बनने के बाद लगातार आप सक्रिय नजर आते हैं और गृह मंत्री के रूप में आप लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। किसी भी प्रकार के गलत काम हम लोगों ने किए नहीं, कोई इशू हुआ नहीं, कुछ नहीं मिलता तो जबरदस्ती लॉ एंड ऑर्डर के चक्का जाम, घेराव, धरना प्रदर्शन भाजपा के लोग करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो खुद खराब करते हैं। हमारी सरकार की ओर से कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं। 99%, 99% क्राइम रिकवरी रेट है हमारा छत्तीसगढ़ में। जो भी अपराध हुए हों तत्काल हमारी पुलिस कार्रवाई करती है, चालान पेश करते हैं। कई प्रकरण तो बड़े बड़े प्रकरण 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में चालान हमारा पेश हुआ, 20वें दिन में कोर्ट ने सजा सुनाया। इतना ज़्यादा रिकवरी हमारा है। ठीक है सर, 2018 से अगर हम देखें कि अभी की अगर विकास की जो तस्वीरें वो कितनी बदली है, मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आज उस मंच पर हम बात कर रहे हैं उभरते हुए छत्तीसगढ़ की। तो 2018 में छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर थी और आज छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर, अगर हम विकास के क्षेत्र में बात करें तो? देखिए, एक बड़ा व्यापक प्रश्न है जो आपने किया है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ समाहित होता है। 2018 की स्थिति को हम लें तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज में लदे हुए थे। एक एक बिंदु पर इन 5 वर्षों में एक भी किसान छत्तीसगढ़ के अंदर कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं किया है। ये सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने। उसके पहले हर साल कितने किसान आत्महत्या करते कर्ज के कारण, वो चीज़ हम लोगों ने नहीं की। किसान को कर्ज करना ना पड़े, वो हमारी नीति रही। हम छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त होते जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटा उदाहरण दूंगा, राजिम माघी पुन्नी मेला, उसको महाकुंभ, राजिम महाकुंभ का नाम दे दिया गया, जबकि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में, पुराणों में 4 महाकुंभ की बात है। 5वां महाकुंभ को हमारा न शंकराचार्य स्वीकार करते, न हमारा वेद शास्त्र ग्रंथ, पुराण, रामायण, गीता, भागवत को स्वीकार करता, पर इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए उसको महाकुंभ कह दिया। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहला बिल मैंने विधानसभा में पेश किया। उस समय संस्कृति विभाग भी मेरे पास था और राजिम माघी पुन्नी मेला को ये राजिम महाकुंभ किए थे। पुनः राजिम माघी पुन्नी मेला नाम वापस लाने का पहला बिल मैंने पेश किया। 18 के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली, भाखा, तीज, त्योहार, रोटी, बेटी, फैसला कुछ भी नहीं था। ये अपनी अलग संस्कृति बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हम सबको निर्देशित किया कि सबसे पहला देखिए, विकास कहते किसको हैं? सब विकास विकास की बात करते हैं। हमारा विकास का नज़रिया दूसरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार का कंक्रीट का जंगल खड़ी करना विकास हम नहीं मानते, इसको हम सुविधा मानते हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग हम खड़े कर रहे हैं कॉलेज के लिए, ये सुविधा है। हम सुविधा, सड़क बना रहे हैं अच्छी, ये सुविधा है। हमारा विकास का पैमाना है हमारी संस्कृति। अगर हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कार खत्म, तो कंक्रीट का जंगल खड़े करने से कोई औचित्य नहीं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों ने अपना विकास का पैमाना तय किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति थी, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के त्यौहार, आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक चल रहा है, छत्तीसगढ़ में गेंडी चढ़ते हैं, बांटी, भावरा, बिल्लस। आज देखिए 60 साल की महिला गेंडी चढ़ रही है। ये हमारी संस्कृति है। ये बताएं एक आध जने कि हम गेड़ी चढ़ेंगे। रमन सिंह बताएं, ब्रिजमोहन सिंह बताएं गेड़ी चढ़ने के बाद, बांटी भावरा चलाने की बात बताएं। हमारे मुख्यमंत्री सब करके दिखा रहे हैं। भाषण नहीं दे रहे हैं, हम वादा नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। तो हमारी 18 की छत्तीसगढ़ और आज की हमारे जो छत्तीसगढ़ है, उसमें आप बेसिक रूप से, आधार रूप से आप अंतर पाएंगे कि आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सामने रखकर हम योजना बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं हर चीज में। तो वो हमारी 18 और 23 का अंतर है। राम का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है और लोगों से भी कि आप रामायण गाना पसंद करते थे या गाते थे। राम रामायणी का नाता छत्तीसगढ़ से काफी पुराना रहा है, लेकिन अब जब राम के लिए छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं तो विपक्ष कहता है कि अब आप लोगों को राम याद आ रहे हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया करते थे।
देखिए, अब हमको राम याद आ रहा है, ऐसा उनका कहना सरासर गलत है। राम तो हमारे मन में, हमारे हृदय में रचे बसे हैं, उनको याद करने की बात नहीं है, वो तो हमारे अंदर हैं और हम उसमें जीते हैं। तो राम को आज याद करने की बात नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए राम को सामने करके ये बात करते हैं। अगर ये राम के सच्चे भक्त होते, राम के नाम से वोट लेते, 15 साल सरकार में रहे हैं, भगवान राम के लिए एक मंदिर ही यहाँ रायपुर में खड़ा कर देते, वो भी नहीं कर पाए हैं। बल्कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इस बात को देखा, समझा। छत्तीसगढ़ में भगवान रामायण के अनुसार भगवान राम को 14 साल का वनवास काल हुआ है। उस 14 साल में से 10 साल भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। हमारे सुकमा, हमारे जसपुर कोरिया से लेकर सुकमा तक, रामाराम तक, वो लगभग 75 स्थानों पर गए हैं। उसमें से लगभग हम लोगों ने अभी 9 स्थान चयनित किया है और लगभग 140 करोड़ रुपया लगा करके हम उन स्थानों का विकास कर रहे हैं। सबसे पहला माता कौशल्या का मंदिर, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर चंदखुरी में है, उसका विकास हम लोगों ने पहले प्रारंभ किया है। अगर वो राम के इतने बड़े भक्त थे तो ये काम कर लेना चाहिए था। 9 जगहों का विकास हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें हमारा चंदखुरी तो माता कौशल्या के नाम से, राजिम का विकास हम लोग कर रहे हैं, शिवरी नारायण का विकास कर रहे हैं। सारी चीज़ें के हमारे रामायण में जितने पात्रों का उल्लेख, सुसैन वैद, लक्ष्मण जी को बाण लगा, शक्ति बाण लगा तो वो बेहोश हो गए, मरणासन स्थिति में, तो सुसैन वैद को लंका से लाया गया था। लेकिन सुसैन वैद का मठ जो है, समाधि स्थल अयोध्या यहाँ है चंदखुरी में, वहाँ पर उनका पूजन किया जाता है। तो सारी चीज़ें, रामायण अगर ये लोग पढ़े होते, राम के भक्त होते, तो निश्चित तौर पे इन बातों की जानकारी होती। और सीतामढ़ी हर चौका, तो माता सीता वहाँ रुकी हैं, चौका वहाँ पर खाना उन्होंने बनाया है। सारी चीज़ें हमारे रामायण का हमारे छत्तीसगढ़ में है और उसको कैसे नज़रअंदाज इन लोगों ने किया, ये समझ के परे है। ठीक है सर, आपके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार जो विपक्ष है वो इसको लेकर हमलावर रहता है कि सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी तंज कसते हुए नजर आते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि 2018 के बाद से जो सड़कों की स्थिति है उस पर किस तरीके से काम किया गया और कितना काम किया गया? कभी कहीं पे रोपा भी लगा देते हैं। अब रोपा लगाना भी नहीं आता तो अब सड़क में लगाएंगे ही रोपा। रोपा लगाना है तो खेत में जाके जरा रोपा लगाते, कीचड़ में इतना उतरे तो पता चले खेत और किसान किसको कहते हैं। चले मेरे साथ किसी भी खेत में, मैं यहीं से जाने के तैयार हूँ। रात को जो लोग रोपा लगा रहे थे, किसी भी खेत में यहाँ नज़दीक में जिसमें 2 फीट कीचड़ हो, मैं उतारूंगा जूता मोजा और खेत के अंदर रोपा लगा कर रात को दिखाऊंगा, आए मेरे साथ, इन लोगों को रोपा लगाना है। तो रही सवाल सड़कों की हालत की बात, तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, 18 तक इनकी सरकारें थी, 17 और 18 में ये सारी सड़कें बना देते तो हमको बनाने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है लोग सड़क नहीं बनाए, क्योंकि सड़क का परफॉर्मेंस गारंटी हम जिसको कहते हैं वो 5 साल का होता है। तो 5 साल, ये अगर 17-18 में सड़क बनाते तो 5 साल माने 23 में वो सड़क खराब होता। अब हमको बनाने की शुरुआत करनी थी। इसका मतलब है कि ये 16, 17, 18 में सड़कों का निर्माण इन्होंने नहीं किया और हमको कहते हैं सड़क का निर्माण। लेकिन मैं दिलेरी से, दावे से, पूरे अधिकार से कह रहा हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हम लोगों ने किया। 25,000 करोड़ रुपया हमें बजट का मिला इन 5 वर्षों में और हम 16,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा सड़कों के निर्माण में लगा चुके हैं। CGRDC के तहत 5,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने स्वीकृत करके हमारे 300 सड़क का काम चल रहा है। पूरी सड़कें छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरी सड़कें हम लोगों ने बना ली है। एक आध छोटी मोटी 1-8 किलोमीटर कहीं हो। धान के मुद्दे पे एक बार आऊंगी। इस बार आप लोगों ने घोषणा की कि 20 क्विंटल खरीदेंगे। जब धान की बात होती है तो अब धान तो ये पहली बार खरीदा नहीं जा रहा है छत्तीसगढ़ से किसानों से। बीजेपी की सत्ता भी 15 साल रही। अब बीजेपी ये कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है, और आप 20 क्विंटल फिर बढ़ा दिए हैं, तो फिर वो बोलेंगे कि हम ही देते हैं। देखिए, बहुत साफ शब्द में मैं कहना चाहूँगा कि इनके पास, जैसा मैंने कहा, कोई मुद्दा है नहीं। भ्रम फैलाने की स्थिति निर्मित करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। 20 क्विंटल धान खरीदने का जो प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब दौरे में जाते हैं तो किसान
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए कि भैया आप मुख्यमंत्री जी को प्यार से कका बोलने लगे हैं लोग, तो उन लोगों ने कहा कि हमारा धान आप 15 क्विंटल खरीदते हो, 5-6 क्विंटल हमारे पास बच जाता है, उसको मार्केट में कम रेट में बेचना पड़ता है, तो 20 क्विंटल खरीदें तो और ज़्यादा अच्छा हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारतापूर्वक किसानों की मांग पर 15 क्विंटल से 20 क्विंटल खरीदने का उन्होंने आदेश कर दिया है और हम नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। रही सवाल बीजेपी के कहना कि केंद्र सरकार खरीदती है या केंद्र सरकार पैसा देती है, बिल्कुल गलत है। आप समाचार पत्रों में पढ़ें, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, हम बैंकों से कर्जा लेते हैं धान खरीदी के लिए। अगर केंद्र सरकार देती तो हम धान खरीदी के लिए कर्जा क्यों लेते? हमको धान खरीदते हैं, मिलिंग कराते हैं, चावल एफसीआई में जमा करते हैं, और वो केंद्र के लिए हम चावल जमा करते हैं, तो चावल के अगेंस्ट में हमको केंद्र सरकार पैसा देता है, क्योंकि हम चावल दे रहे हैं उसका पैसा देते हैं। एक्स्ट्रा पैसा धान खरीदने के लिए दें तो बता दें कहाँ कहाँ कितना दिए हैं, तो ये एकदम भ्रम फैलाने वाली बात। तो सर मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा, पर्यटन विभाग भी आपके पास है, और पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कितना काम हुआ है और कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी नहीं कर पाई और कांग्रेस ने कर दिखाया? एक सबसे बड़ी बात तो है जो बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई कि उन्होंने पर्यटन नीति ही नहीं बना पाया। 15 साल में कोई भी काम करते हैं तो नीति बनती है और उस नीति के तहत सरकार चलती है और सबको उससे फायदा दिया जाता है। तो हम लोगों ने पर्यटन नीति बनाया, पहली बात तो सबसे बड़ा काम ये। बीजेपी ने 15 साल में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। काम किया होटल और मोटल कंक्रीट का जंगल खड़े करने का, जो आज टूट फूट के बेकार पड़ा है, जिसको हम लोग निजी क्षेत्र में पर्यटन के लिए उनको हम लोग लीज पे दे रहे हैं। हम लोग अपने ट्राइबल सर्किट के अंतर्गत लगभग 13 क्षेत्रों का विकास किया है। 13 जगहों पर विदेशी सैलानी भी आते हैं, यहाँ के लोग भी आते हैं। राम वन गमन पथ के तहत तो मैंने बता दिया कि 9 क्षेत्र का विकास हम लोग कर रहे हैं, 9 स्थानों का, और 13 जगहों का विकास हम लोग स्वदेश दर्शन योजना के तहत कर चुके हैं, जो बहुत अच्छा है, जहां लोग रुक रहे हैं। तो 13 और 9 21 तो ऐसे ही हो गया, 22 ऐसे ही हो गया। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता का मंदिर है जहां आस्था का केंद्र, वहां भी हम लोग लगभग 44 करोड़ की लागत से प्रसाद योजना के तहत काम कर रहे हैं। जैसे ही वो काम पूरा होगा, लगभग 60 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है सिरपुर बौद्ध सर्किट के अंतर्गत करने का। हमारा एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है दामाखेड़ा, जहां 22 करोड़ की लागत से हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। मतलब राम, कबीर, देवी माता, सारे पर्यटन स्थलों को और संस्कृति के साथ जोड़ेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ उसी को हमारा छत्तीसगढ़ धार्मिक मान्यताओं का प्रदेश है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अब 2018 के बाद बम्पर जीत, 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई, 15 साल विपक्ष में रही, अब बीजेपी विपक्ष में है, तो जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन आप किया करते थे, एक कमेटी बना के निकला करते थे घोषणा पत्र के लिए, वो थोड़ा बहुत बीजेपी उसी तर्ज पे करती आ रही है, इस पे जवाब चाहूंगी। और एक कि अपने अपने दम पे विधायक जीत कर आए 2018 में, इस बार मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद को किस भूमिका में पाते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जहां तक प्रश्न है पर्यटन के क्षेत्र का, मैंने बताया, और घोषणा पत्र की बात आपने कही, घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया। जो आपने कही 15 साल विपक्ष में वो लोग थे, हम लोग घोषणा पत्र दिए, सरकार में आए, अब हम लोग सरकार में है, वो विपक्ष में हैं, और हमारे घोषणा पत्र के आधार पर वो कर रहे हैं। तो नकल मारने वाले कभी सफल नहीं होते। हम लोग नकल नहीं मार रहे हैं, अपने विवेक से, जनता के आशीर्वाद से घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया, और अभी भी हमारा घोषणा पत्र बहुत बढ़िया बनेगा। और इस बार भी हम सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, हम सब हैं, पूरे उनके सहयोगी हैं, सब मिल करके अच्छा घोषणा पत्र बनाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से आने वाला चुनाव भी लड़ेंगे और 75 पार करेंगे हम अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जनता इस बात को स्वीकारती है और कहती भी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए।